वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे एक ही वीडियो में 35 यूजफुल हैक। पहला यूजफुल टिप मेरा इस तरह के मसाले से जुड़ा हुआ है। हम इनका यूज़ करते हैं, बहुत बार ना हम पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए हम यहाँ से कट करते हैं कुछ इस तरीके से। अब इस मसाले का हम यूज़ करते हैं, थोड़ा सा अगर बच जाए तो क्या करें, खुला रखेंगे तो देखिए ये ख़राब हो जाता है। तो बिना किसी मेहनत के मैं इसको आपको पैक करना बताऊँगी। थोड़ा सा साइड में से और इस तरीके से आप कट कर लीजिएगा। अब जितना आपने यूज़ करना है यूज़ कीजिए, बचा हुआ इसी में रहने दीजिएगा। ये जो साइड से हमने कटिंग की है ना, इसी का हमें यूज़ करना है। आपने क्या करना है, इस पैकेट को यहाँ से हल्के से फोल्ड कर लेना है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम आपने ऐसे ही इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका ये जो मसाला है ना, अगले 6 महीने तक भी ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब ये जो कॉर्नर हमने कट किया था ना, इसे हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से आसानी से बिठा देना है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल आपने ना इस तरीके से इसके अंदर बिठा देना है। ये देखिए यहाँ बिना किसी सैलो टेप के, बिना किसी क्लॉथ क्लिप के, बिना किसी पिन के हमने इसे लॉक कर दिया है। ये बहुत ही आसान सा हैक है। इस तरह के मसाले के पैकेट आपके घर में भी ज़रूर होंगे। थोड़ा सा मसाला बच भी जाए ना तो उसे आप इस तरीके से आराम से पैक कर सकते हैं। छोटा सा हैक है पर सच्ची में बहुत ज़्यादा काम आता है। इसे अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएं। चलिए देख लेते हैं आज का एक और यूज़फुल हैक। देखिए अभी बारिश में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अगर हम बाल्टी वगैरह बाहर रख देते हैं। तो ये भी एक बाल्टी ही है, कलर का तो हमने यूज़ कर लिया था पर इस बाल्टी को नहीं फेंका। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, 5-6 साल से यूज़ कर रहे हैं और भी आराम से 3-4 साल चल जाएंगे। अब बारिश का पानी अगर इसमें रहता है, ये बाहर अगर ये रखी हुई है तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी और बिल्कुल यूज़ करने का मन नहीं करता है। तो हर तरह की प्लास्टिक बाल्टी जो अभी मानसून के पानी की वजह से खराब हो चुकी है, उसके लिए आप हार्पिक का यूज कर सकते हैं। बस आपने इसके ऊपर हार्पिक फैला देना है। जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल सिमिलर आपने ऐसे ही करना है। हार्पिक जो होता है वो प्लास्टिक के कड़े, जो पानी वाले दाग होते हैं, उनको साफ करने के लिए ये काम करता है। तो मैंने इसके ऊपर फैला दिया है। आप हैंड ग्लव्स पहनना बिल्कुल ना भूलें और आप स्क्रबर यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या इस तरह की कोई ब्रश है आपके पास तो इस ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। इस ब्रश को स्पेशल में बाल्टी वगैरह को साफ करने के लिए ही यूज करती हूँ। तो आप इस तरह का छोटू सा ब्रश ना अलग से जरूर घर में रखें, जिससे आप हार्पिक की क्लीनिंग आराम से कर सके। चलिए मैं आपको एक मैजिक दिखाती हूँ। कुछ ही सेकंड्स लगेंगे, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा टाइम होता है। बस हल्के से आप इस तरीके से घुमाएंगे ना, जितनी भी जिद्दी दाग है वो बहुत बढ़िया से क्लीन हो जाते हैं। पानी के मग्गे हुए, पानी की बाल्टियां हुई या पानी के टब हुए, सारे के सारे क्लीन हो जाएंगे। जो बहुत ज्यादा गंदे हैं, जिनको यूज करने का मन नहीं कर रहा है, वो भी कुछ सेकंड में क्लीन हो जाएंगे। यहाँ आप ना डस्टबिन जो कि प्लास्टिक के होते हैं और वो डस्टिंग सूप जो कि प्लास्टिक की होती है, उसको भी आप हार्पिक से क्लीन कर सकते हैं। बस आप यहाँ हैंड ग्लव्स पहने, क्योंकि ये जो हार्पिक होता है ये स्किन पर एलर्जी करता है या हल्की सी जलन करता है। अब देखिए इसका जो पीछे वाला हिस्सा है ये भी काफी ज्यादा गंदा हो चुका है। मैंने भी इसे काफी टाइम हो गया है, करीबन 20 दिन हो गया है, उससे पहले ही क्लीन की थी। मैंने सोचा चलिए इस वीडियो को भी हम आपको साथ शेयर करते हैं और आपको रिजल्ट भी दिखाते हैं कि हार्पिक कितने बढ़िया से यहाँ पर काम करता है। अगर रिजल्ट आपको एक बार में अच्छा नहीं मिलता है तो आप यहाँ थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। मीठा सोडा इसकी सरफेस पे जितनी गंदगी है उसको बढ़िया से अच्छे से फैला देगा। और अभी देखिए बस मैं इसके ऊपर पानी लगा रही हूँ और ये देखिए बहुत अच्छे से इसके अंदर जितनी भी गंदगी है वो सारी की सारी निकल चुकी है। आप देख सकते हैं बाल्टी बढ़िया से क्लीन हो चुकी है। तो आप ना ये हार्पिक वाले ट्रिक को जरूर यूज करके देखिएगा, बहुत ही काम आने वाली ये ट्रिक है। अब ये बाल्टी बिल्कुल न्यू जैसी दिख रही है, कोई कहेगा ही नहीं कि कुछ देर पहले इसके ऊपर बहुत सारे पानी के दाग थे। सिमिलर इसी तरीके से हमारे घर में स्टील की बाल्टी भी होती है, स्टील के मग वगैरह भी होते हैं, आप भी नहीं यूज करते होंगे। ये भी मानसून के सीजन में ना पानी के दाग पकड़ लेते हैं, काफी बार इनमें जंग भी आ जाता है। तो इसे साफ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आपने यहाँ लेना है मीठा सोडा, तो लगभग 1 चम्मच जितना मैंने मीठा सोडा लिया है। अब यहाँ मैं ले रही हूँ बर्तन लिक्विड। आप यहाँ पर बर्तन धोने का साबुन, कपड़ा या सर्फ भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो चीज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चाहे तो शैम्पू भी ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद में हम ऐड करेंगे विनेगर। पानी नहीं डालिएगा, विनेगर डालिएगा। अब तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स होने देना है। रिएक्शन आप खुद देख पाएंगे ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको बना के बताया है, ये स्टील की हर तरह की सरफेस पे से दाग धब्बे हटाने के लिए काम करता है। ये बाल्टी भी काफी टाइम से मेरे घर के पीछे वाले हिस्से में जो नल है वहां पे मैंने इसे रख रखी थी। मैंने सोचा था चलिए इसे आज हम क्लीन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो देखिए इस पे भी ना काफी सारे जंग के निशान आ चुके थे, काफी सारे पानी के दाग भी थे। सारे के सारे कुछ ही मिनट में क्लीन हो गए थे। चाहे तो आप इस सॉल्यूशन को लगा दीजिएगा, 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि इसके अंदर जितनी भी गंदगी वगैरह है या जितने भी दाग धब्बे हैं वो अच्छे से ढीले हो जाए। ये भी पानी के दाग को हटाने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। इसे भी आप ट्राई आउट करके देखिएगा। आप देख सकते हैं इसके पीछे वाले हिस्से में भी काफी सारे जंग के निशान है। जब हम स्टील के बर्तनों को कंटिन्यू बारिश के पानी में इस्तेमाल करते हैं या बाहर रखे होते हैं और पानी इस पर लग जाता है तो इस पे भी काफी बुरे निशान बन जाते हैं। आप देख सकते हैं काफी सारी गंदगी बाल्टी के अंदर से निकली भी है। चलिए इसे अच्छे से बढ़िया से क्लीन करके हम आपको दिखाते हैं। इनसाइड अंदर की तरफ ये भी अच्छे से चमक गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा दाग है, ये हार्पिक का दाग है। तो गलती से ना हार्पिक मत अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो इस तरीके से बाल्टी खराब हो सकती है। जो स्टील सरफेस है वो खराब हो सकती है। मानसून का मौसम चल रहा है और अभी ना इस तरह का ये जो सीख वाला झाड़ू होता है हर घर में यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो झाड़ू होता है ना यूज करने में बहुत ज्यादा आसान होता है। मेरे लिए तो काफी ये फायदेमंद है। इसी झाड़ू का मैं यूज करती हूँ पानी साफ करने के लिए। पर ये जो झाड़ू होती है जब हम न्यू लाते हैं तो देखिए इसकी जो ये आखिरी वाला छोर है ये काफी ज्यादा पतला होता है। झाड़ू थोड़ा सा लंबा है, उम्मीद करती हूँ आप ठीक से देख पा रहे होंगे। तो ये जो इसके लास्ट में या जो इसके एजेस हैं आखिरी में ये बहुत ज्यादा पतले होते हैं, जिसकी वजह से ना हम पानी वगैरह साफ नहीं कर पाते हैं या झाड़ू वगैरह अगर लगा रहे हैं तो वो ठीक से ना लगती नहीं है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसको कुछ इस तरीके से पकड़ना है। जो थोड़ा सा पतला वाला हिस्सा है यहाँ पर आप देख सकते हैं करीबन 5 इंच इतनी मैंने झाड़ू को छोड़ा है। आपने चाकू लेना है, इस तरीके से हैमर या किसी भारी चीज से इस बचे हुए टुकड़े को आपने काट देना है। ये ना नीचे वाले हिस्से से काफी ज्यादा पतले होते हैं, जिसकी वजह से ना झाड़ू ठीक से लग नहीं पाता है और झाड़ू लगाने में काफी दिक्कत होती है। तो जब भी आप नया झाड़ू लेकर आ रहे हैं इस वाले ट्रिक को यूज कीजिएगा। अब आप अपनी झाड़ू को यूज कीजिएगा, झाड़ू लगाने में भी आसानी होती है और ये जो इसके लास्ट में एजेस थे इसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यू झाड़ू पे इस ट्रिक को यूज करके देखिएगा। ये देखिए मैं आपको छोटे छोटे टुकड़े दिखा रही हूँ, ये बहुत ज्यादा पतले थे जिसकी वजह से ना झाड़ू लगाने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और जिसपे मैंने कट किया है ये भी एक छोटी सा लकड़ी का टुकड़ा था। इसी तरीके से आपने इस स्टेप को फॉलो करना है। अगला यूजफुल हैक मेरा मक्की की आटे या मक्की की रोटी से जुड़ा हुआ है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे बिगनर्स होते हैं जो मक्की की रोटी तो खाना पसंद करते हैं पर बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ मैंने जितना मक्की का आटा लिया है उसके आधे हिस्से आपने गेहूं का आटा लेना है, चाहे तो आप बेसन का यूज कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक मिलाइए और आटा लगाइए। मक्की का जो आटा होता है वो बहुत जल्दी से ना टूट जाता है, यानी कि रोटी बनाना आसान नहीं होता है, चिपकता नहीं है, बिखरता बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसमें जाता है। तो इसकी वजह से ना काफी सारे लोग मक्के के आटे से रोटी बनाना या बनाना चाहते हुए भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो बनने का नाम ही नहीं लेती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा यूज किया है जिसकी वजह से बहुत अच्छे से ये रोटी बनती है। आप भी मकई की रोटी खाना पसंद करते हैं और अगर बनाना नहीं आ रही है या बनाते बनाते ये टूट जाती है तो आप यहाँ थोड़ा सा बेसन या गेहूं का आटा ऐड कर लीजिएगा। फिर आप रोटी बना के देखिएगा, रोटी बिल्कुल भी टूटेगी बिखरेगी नहीं। इसी की वजह से ना काफी सारे लोग होटल्स वगैरह में जाके मकई की रोटी खाना पसंद करते हैं। और जहां तक मेरा अंदाजा है पर रोटी आपको 50 से 60 रुपए के आसपास पड़ती होगी। ये शायद अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग अलग प्राइस भी होते होंगे। तो हमारे यहाँ लोकल इसका प्राइस 60 रुपए से 80 रुपए के बीच होता है। तो मैंने सोचा चलिए इस रोटी को हम घर पे ही बनाना सीख लेते हैं। ये बिगनर के लिए भी बहुत ज्यादा आसान ट्रिक है और अगर आपको पसंद है तब तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये देखिए मैंने आपको रोटी बना के बताई है, रोटी नहीं बिखरी है ना ही रोटी टूटी है। हल्का सा स्वाद में थोड़ा सा फर्क आएगा बेसन का, पर बहुत ज्यादा नहीं। आपको सिर्फ बाइंडिंग इतना ही ऐड करना है। स्टार्टिंग में आप एक रोटी अगर बना रहे हैं तो उसमें आधी आप बेसन मिला लीजिए या गेहूं का आटा मिला लीजिए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी कम करते जाइएगा।
तेल कहीं ना कहीं गिर ही जाता है। आज मेरे हाथ से तेल की केन ही गिर गई और देखिए पूरे किचन में तेल फैल चुका है। अब इस तेल को हम उठाएं कैसे? आपके पास इस तरह का स्पंज है तो आप इसी का ही यूज करें, किसी और चीज का यूज ना करें। स्पंज से बहुत अच्छे से जो तेल है वो उठ जाता है। अगर आप यहाँ पर किसी भी कपड़े का यूज करते हैं तो कपड़ा पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, फिर अगेन वो यूज में आता ही नहीं है। तो आप किचन में ना 1-2 स्पंज जरूर रखें। अगर दूध गिर जाता है या इस तरीके से तेल गिर जाता है, ये बहुत आसानी से उठा लेता है। अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि शायद यहाँ पे तेल नहीं है। चलिए मैंने इसको अच्छे से उठा लिया है। अब मैं आपको इस ग्लास में निकाल के बताती हूँ। तो देखिए अभी कुछ नहीं है इस ग्लास में और ये देखिए कितना सारा तेल निकला है। तो लगभग काफी सारा तेल मेरे हाथों से आज गिर चुका है। ये गलती से ही सही पर इस तरह की गलतियां हो जाती है। तो काफी सारा तेल मैंने यहाँ उठाया है स्पंज की मदद से। अब अगर तेल सरफेस पे गिर जाए तो इस जगह को कैसे क्लीन करें? क्योंकि नॉर्मल जो हमारा पोछा लगाना होता है उससे तो ये तेल क्लीन होता नहीं है, बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा और ज्यादा चिकनाहट हो जाएगी। और अगर गलती से इस टाइल्स पे कोई चल देता है तो वो गिर भी सकता है, फिसल भी जाता है। तो आप यहाँ पे बर्तन धोने के लिक्विड या बर्तन धोने के साबुन का यूज कीजिएगा, सोडे का मत यूज कीजिएगा और ना ही आप कपड़े धोने के सोडे का यूज कीजिएगा। यहाँ पर जो किचन में यूज होते हैं चिकनाई हटाने के लिए, उस विम जेल या बर्तन लिक्विड या बर्तन धोने के साबुन का ही यूज कीजिए, क्योंकि वो ही बहुत अच्छे से तेल को सरफेस पे से उठाता है। बर्तन लिक्विड से ही मैंने टाइल्स को क्लीन किया है। अब मैं आपको चल के भी दिखा रही हूँ। देखिए सारी चिकनाहट निकल चुकी है। ये आसान से ट्रिक है सरफेस पे से तेल उठाने के लिए। रोटी बनने के बाद अक्सर हमारा तवा गर्म होता है, तब आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। हमने लेना है यहाँ चावल। चावल को इस तरीके से फैला दीजिएगा। चावल यहाँ गर्म हो जाएंगे। आपने ये काम गर्म तवे के ऊपर ही करना है। चाहे तो आप बिल्कुल लो फ्लेम पर गैस को चलने भी दे सकते हैं। 1 मिनट से भी बहुत कम टाइम लगेगा और जो चावल है अच्छे से बढ़िया गर्म हो जाएंगे। अब इन चावल को आपने ठंडा नहीं होने देना है। गर्मा गर्म चावल को ही आप किसी कॉटन वाले सॉक्स के अंदर डाल दीजिए। चाहे तो आप यहाँ एक कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। सॉक्स हर घर में आसानी से अवेलेबल होता है, इसलिए मैं सॉक्स का यूज करके आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ कॉटन वाले रुमाल का यूज कर सकते हैं। अब आपने ये चावल इसके अंदर डाल देना है। अब जब चावल इसके अंदर आप डाल देंगे, इसके बाद में आप देखेंगे ये एक कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। तो अब आपने यहाँ पर एक नोट लगा देना है। और ये चावल ना अभी गर्म है, तो इतना गर्म रखिएगा कि आप अपनी स्किन से जब इसे टच करें ना तो आपको दर्द, तकलीफ या किसी तरीके से कोई रेशेस ना हो। तो ये अभी हल्के गर्म है और बिल्कुल ऐसे ही हमें चावल वाली पोटली चाहिए। आप देखे होंगे बहुत बार बच्चों को बिना टाइम के ही कान में दर्द हो जाता है। कभी कभार रात में बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। हो सकता है कभी इसके अंदर पानी चला गया हो या ठीक से कान नहीं साफ होते हैं, मेल वगैरह होता है, उसकी वजह से भी कान में दर्द होता है। तब आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। गरम चावल की ये पोटली आपको दर्द से बहुत ज्यादा राहत देगी। हल्के से बस आपने यहाँ पे सिकाई करना है। इस तरीके से आप सिकाई करेंगे, आप देखेंगे जितना दर्द है वो आसानी से हट जाएगा। इसके बाद में अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, पर इमरजेंसी में ये थोड़ी सी राहत तो आपको देगा ही। मेरे बच्चे का कान ठीक से साफ नहीं है, इसकी वजह से इसे दर्द कर रहा था। मैंने इस तरीके से इसको सिकाई की और इसका कान ठीक हो गया था। आप चाहे तो इस चावल की पोटली का यूज सिकाई करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे गर्मी से भी बारिश आया है, बारिश से ठंड आएगी, तो ऐसे टाइम ना बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं और अक्सर ये चीज होती भी है कि बॉडी में जो पुराना दर्द है या किसी तरीके से कोई मोच आई हुई है वो बहुत ज्यादा दर्द करती है। तो आप ना इस तरीके से इस चावल की पोटली को सिकाई के लिए यूज कर सकते हैं। हल्के हल्के तवे पर इस तरीके से सेकते जाइए। अगला यूजफुल हैक मेरा लहसुन से जुड़ा हुआ है। जैसे ही मानसून का मौसम आता है, ये लहसुन जो होती है ये बहुत ज्यादा ना चिपचिपी सी हो जाती है। ये ठीक से छिलने में नहीं आती है। इसका जो छिलका होता है वो बिल्कुल ही लहसुन से चिपक जाता है। इस मानसून आपको भी अगर लहसुन छिलने में दिक्कत हो रही है तो इस कुकर में थोड़ा सा पानी लेना है और ये जो कटोरी में हमने लहसुन की कली खोली है ये आपने इसके अंदर रख देना है। इसे हमने भाप में 1 मिनट के लिए पकाना है। जरूरी नहीं है आप ये काम कुकर में ही करें, जब भी किचन में आपको जो स्टीम कर रहे हो तब भी आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। बस लहसुन को आप कली में से इस तरीके से अलग करके एक कटोरी या ग्लास में रख लीजिएगा। भाप में जैसे ही ये पकेगा या थोड़ी देर भाप में रहेगा, लगभग 1 मिनट के आसपास, तो आप देखेंगे इसका जो छिलका है वो आसानी से ढीला हो जाएगा। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, कुकर का रबड़ मैंने नहीं लगाया है, आपने लगाना भी नहीं है क्योंकि हमने इसे सीटी नहीं लगाना है। हमें इसे भाप में हल्के सा कम से कम 30-40 सेकंड के लिए पकाना है।
अब मैं आपको यहाँ पे कुकर खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए अच्छे से बढ़िया से भाप में ये पक गई है। अब सावधानी पूर्वक निकालिएगा क्योंकि कुकर गर्म होता है। लहसुन को हल्का सा ठंडा होने देंगे। इसके बाद में मैं लहसुन छील के आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ चाकू की हेल्प ले सकते हैं और नहीं तो नॉर्मल इस तरीके से आप इसका छिलका उतारेंगे भी ना तो बहुत आसानी से उतर जाता है। आसान से ट्रिक है, जरूर यूज करके देखिएगा। कम टाइम में काफी सारी लहसुन भी छिल जाएगी। बहुत सारे लोगों को ना लहसुन छिलने में दिक्कत होती है कि नाखून वगैरह में इसका रस लग जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जलन होती है और ये बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है और इसकी जो स्मेल है वो भी काफी बुरी होती है। तो आप इन सारी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो इस ट्रिक को यूज कीजिएगा, लहसुन आराम से छिल जाएगी। अगला यूजफुल हैक मेरा यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड से जुड़ा हुआ है। अभी के मौसम में चॉपिंग बोर्ड बहुत जल्दी ना फंगस पकड़ लेता है। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, बहुत सारी सब्जियों की हम इसके ऊपर चॉपिंग करते हैं। एक बार भी अगर आपने इसे रख दिया बिना धोए या साफ किए तो इस पे फंगस आ जाता है। तो आप ना इस ट्रिक को हफ्ते में 2 बार यूज कीजिएगा। आपने लेना है नींबू, अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप यहाँ विनेगर का यूज कर सकते हैं और लेना है मीठा सोडा। चॉपिंग बोर्ड मैंने 3-4 दिन से क्लीन नहीं किया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा की क्वांटिटी बढ़ाई है। 1 नींबू लिया है पूरा, इसके ऊपर मैंने इसका जूस डाल दिया है और हल्के हाथों से बस आपने स्क्रबिंग करते जाना है। आप देखेंगे इसके ऊपर जितना भी फंगस वगैरह है या बैक्टीरिया वगैरह है वो बहुत आसानी से मिट जाता है। ये ट्रिक तो हुई बारिश के मौसम के लिए। अगर गर्मी में आपको इसे क्लीन करना है तो आप क्या कीजिए, इसे साफ कीजिए और धूप में आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। जितने बैक्टीरिया है वो आसानी से मर जाते हैं। पर इसके उल्टे बारिश में ऐसा नहीं होता है। क्लीन करने के बाद भी इसके ऊपर बैक्टीरिया होते हैं या फंगस लग जाता है। तब आपने ये वाला ट्रिक यूज करना है, मीठा सोडा और नींबू वाला। आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ रिएक्शन हो रहा है, जितने बैक्टीरिया है वो भी सारे मर जाएंगे। अगर इसी तरह की कोई बैड स्मेल चॉपिंग बोर्ड में से आ रही है तो वो भी आसानी से हट जाएगी। इस ट्रिक को जरूर यूज करके देखिएगा। जैसे जैसे मैंने इसको स्क्रबिंग किया मैंने देखा काफी सारी गंदगी ना इसके ऊपर से निकल रही थी। अगेन मैंने एक और नींबू कट किया, फिर से मैंने स्क्रबिंग की, मैंने देखा इसमें से काफी सारी गंदगी निकल रही थी। जिस चॉपिंग बोर्ड को हम देख के ही समझते हैं कि ये बिल्कुल साफ होगा, आप एक बार इस ट्रिक को यूज करके देखिएगा। आप खुद जान पाएंगे कि कितने अच्छे तरीके से जितनी गंदगी है वो चॉपिंग बोर्ड पर से हट जाती है। इस अनार को छिलने का आज मैं आपको बहुत आसान सा एक ट्रिक बताने वाली हूँ। जो ट्रिक मैं आपको पहले बता रही हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। देखिए आप और हम नॉर्मली ना अनार को कुछ इस तरीके से कट करते हैं। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इसके बाद में जहाँ पे लाइंस होती है वहां पर हम चाकू की मदद से कटिंग करते हैं, या जैसे आप मेरे हाथों को देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ना हम यहाँ पर कट लगाते हैं। मैं यहाँ पे 4 जगह कट लगा के आपको दिखा रही हूँ। आप इस तरीके से अगर कट लगा के इसे छीलते हैं तो बहुत आसान तरीके से ये जितने अनार के दाने आसानी से बाहर आ जाते हैं। ये तो हुआ एक नॉर्मल तरीका कि अनार के दाने निकालने का। 1-2 अनार के लिए तो चलिए ये ट्रिक काम कर भी जाएगी। अगर आपको अनार का जूस निकालना है तब तो बड़े मेहनत भरा काम हो जाएगा और आपको जल्दी ही अनार के दाने निकालना है तो अगला जो ट्रिक बता रही हूँ ये ज्यादा काम आएगा। आपने यहाँ पे अनार को फिर से छील लेना है, 4 कट लगाना है और पानी लीजिएगा। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आपने इस तरीके से बस उल्टे करके पानी में इसे खोलते जाना है। आप देखेंगे अनार के दाने कुछ ही सेकंड्स लगेंगे और सारे के सारे ना पानी में निकल जाएंगे। आपने देखा मैंने वीडियो को कहीं कट नहीं किया है और सारे दाने मैंने आपको सामने ही निकाल के बताए हैं। बस कुछ ही सेकंड्स लगे हैं, बहुत ज्यादा टाइम यहाँ नहीं लगा है। अगर आपको बहुत जल्दी में अनार काफी सारे छीलने हैं, काफी सारे दाने अनार में से अलग करने हैं तो आप इस पानी वाली ट्रिक का यूज कर सकते हैं। पानी जो बचा हुआ है उसे आपने फेंकना नहीं है, 2 घंटे के लिए छिलके इसमें रहने दीजिएगा। आराम से आपको एक फर्टिलाइजर मिल जाएगा प्लांट के लिए। और अनार के दाने धो लेने के बाद आप स्टेनर या चलनी वगैरह में रखें ताकि इसके अंदर का जितना एक्स्ट्रा पानी है वो स्टैन हो जाए। और आप देख सकते हैं एक एक दाना मैंने आपको अलग करके दिखाया है। तो आपको भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में 2 किलो 4 किलो अनार छिलना है, जल्दी का काम है तो आप इस पानी वाली ट्रिक को यूज कीजिएगा। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। मैंने यहाँ एक कॉटन का कपड़ा लिया है, 4 लौंग यूज किए हैं और थोड़ी एक और चीज जो मैं आपको बता रही हूँ ये है अजवाइन। यहाँ आपने अजवाइन का ही यूज करना है। तो 2 चिमटी इतना मैंने अजवाइन लिया है, आप क्वांटिटी देख सकते हैं। आप यहाँ कोई और कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ ना हमने इसका महीन सा पाउडर बना के रेडी करना है। तो इस तरीके से आप हैमर या इस तरीके से थोड़ी सी किसी भारी चीज से आप इसको टैप टैप करेंगे तो आप देखेंगे एक बारीक सा पाउडर आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आपने लेना है कपूर, जो नॉर्मल हमारे दिया बाती के लिए यूज किया जाता है। इसको भी आपने यहाँ पर हल्का सा पाउडर फॉर्म में बना के रेडी कर लेना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 3 चीजों को मैंने अच्छे से यहाँ पे मिक्स किया है
ये जो तीनों चीजें हैं ये घर के मक्खी और मच्छर इन दोनों चीजों को भगाने के लिए काम करेगी। अभी चल रहा है मानसून का मौसम और इस मौसम में मक्खी मच्छर ये दो ऐसे कीड़े हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी गेट खोला या खिड़की खोला ये फटाक देके घर के अंदर आ जाते हैं। अब इन्हें घर के अंदर से हम भगाएं कैसे? अब हर बार तो हम केमिकल का छिड़काव नहीं कर सकते, तब आप इस रेमेडी को तैयार कर सकते हैं और बहुत कम वक्त में घर के जितने मक्खी मच्छर हैं आप उन्हें भगा सकते हैं। अब आपने लेना है यहाँ कॉटन को आपने कुछ इस तरीके से खोल लेना है और इसके अंदर इस चूर्ण को जो हमने अभी बना के रेडी किया है ये अंदर डालना है और एक बाती बना के रेडी करना है। चाहे तो आप ये जितना हमने मिश्रण बना के रेडी किया है ना ये डायरेक्ट नीम के तेल में भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ बाती में करके बताया है। इस तरीके से आपने एक बड़ी बाती बना के यहाँ पे रेडी कर लेना है और आपने इस तरीके से दिए के अंदर डाल देना है। इसके बाद में आपने कड़वा नीम का तेल इसमें डालना है और इस दिए को चलाना है। घर के हर उस कॉर्नर में आप इसे घुमा दीजिए जहाँ पे मच्छर इकट्ठा होते हैं या मक्खियाँ बहुत ज्यादा भिनभिनाती है। आप चाहे तो इस दिए को डेली किचन में जला भी सकते हैं। इस बारिश के मौसम में इस ट्रिक को यूज करके देखिएगा, बारीक वाली जो मक्खी होती है वो तो इससे जरूर ही भाग जाएगी। बड़ी मक्खियों के लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आप जरूर करेंगे। इसके लिए आपने एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना है, बस किचन में रखी हुई सामान का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। अभी आप मेरे हाथों को देख सकते हैं, यहाँ पर ना मुझे एक कीड़े ने काटा है। मुझे पता नहीं कौन सा कीड़ा था, पर अभी बारिश के मौसम में ना बहुत सारे जहरीले कीड़े निकलते हैं जो कि बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई स्पेशल एक नाम तो मैं नहीं बता सकती, पर हाँ ये कीड़े ना स्पेशल बारिश के मौसम में ही निकलते हैं और ये हाथ वगैरह में इस तरीके से बाइट कर जाते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है, काफी ज्यादा तकलीफ भी होती है। तो ये मुझे 2 दिन पहले काटा था और अभी आप देख सकते हैं इसके जो दाग हैं वो नहीं जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे ले लीजिए थोड़ा सा वैसलीन। ये ट्रिक मैं हाथ पे ही करके बता रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा वैसलीन लिया है, डबल क्वांटिटी में हमें यहाँ कोलगेट लेना है, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। देखिए जब कोई कीड़ा काटता है ना तो बहुत ज्यादा जलन होती है, हाथों में काफी ज्यादा रेडनेस आ जाती है। तो मुझे 3-4 जगह बाइट किया और मुझे लगा कि ये नॉर्मल कीड़ा होगा। आपके पास कोई क्रीम वगैरह नहीं है, अगर किसी कीड़े ने आपको काटा है तब आप इस रेमेडी को बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है। वैसलीन जो होती है वो हर तरीके की इन्फेक्शन को या जो इचिंग वगैरह होती है उसको शांत करने के लिए काम करता है और जो कोलगेट है वो अच्छे से बढ़िया ठंडक देगा। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और अप्लाई कर लेना है। आप देखेंगे जो इचिंग हो रही है वो भी शांत हो जाएगी। अगर किसी तरीके से कोई रेडनेस आ गई है तो वो भी मिट जाएगी। आप इस ट्रिक को इमरजेंसी के लिए जरूर शेयर करें दूसरों के साथ, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और स्पेशल इस तरह के जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, वो कब काट के चले जाते हैं या किसी वजह से अगर रेडनेस आ गई है तब भी आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। किचन में आज मैं एक फॉक को गर्म कर रही हूँ। आपके पास अगर इस तरह का कोई टूल वगैरह है जो कि पेंचेस जैसा है तो आप उसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको फोक का यूज करके बता रही हूँ, आप चाकू का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह के पानी की जूस की बोतल भी आपके घर में जरूर आती होगी, इसका आज हम बहुत अच्छे से यूज करेंगे। इसके बेस में आपने इसको इस तरीके से गर्म करना है और यहाँ पे ना कुछ छेद बना लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फोक गर्म होता है तो थोड़ा सावधानी से इस काम को कीजिएगा। यहाँ पर आप 5-6 अच्छे से छेद कर लीजिएगा ताकि पानी वगैरह अच्छे से ड्रेन हो जाए। अब हम इसको यहाँ से हाफ कट कर लेने वाले हैं। आप बोतल की साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं इसको हाफ कट कर रही हूँ, आप चाहे तो बड़ा भी कट कर सकते हैं। इसके साइड में यहाँ पर 2 छेद हमें करना है ताकि एक हैंडल जैसा बनाया जा सके और इसे हैंग करने में आसानी हो। कुछ छेद मैंने किए हैं और कुछ मैंने यहाँ पे चाकू से कट भी लगाए हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप साइड कॉर्नर में जहाँ पर हमने छोटे छोटे छेद किए हैं यहाँ पर एक लेस लेना है और यहाँ पर एक डोरी बांध देना है और इस तरीके से चाहे तो आप ज्यादा छेद भी कर सकते हो। बड़े बड़े मत कीजिएगा, छोटे ही छेद कीजिएगा। अब एक डोरी लेना है और इसको अच्छे से बांध लेना है ताकि आप कहीं हैंग कर सके। इसका आज यूज करेंगे हम किचन में। तो देखिए किचन में ना बहुत ज्यादा ये काम आने वाली चीज है, तो इसको आप बना के रख लीजिएगा, आपके बहुत ज्यादा ये काम आएगा।
इसे लेके चलते हैं हम किचन सिंक की तरफ। हमारा जो किचन सिंक होता है बहुत ज़्यादा काम में आता है बर्तन धोने के लिए। अब काफ़ी सारे जूठन भी ना निकलती है, खाना जो बच जाता है प्लेट वगैरह में वो अक्सर किचन सिंक में जाके अटक जाता है, जिससे काफ़ी बार ना ब्लॉकेज लग जाते हैं और फिर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। पर ये एक प्लास्टिक की बोतल आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो किचन में जितना भी जूठन भरा खाना है जो सिंक में डायरेक्ट रख दिया जाता है उसको इसमें मत छोड़िएगा। आप क्या कीजिए कि जो भी प्लेट में जूठन थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ है इस बोतल को लीजिए और उसमें डालते जाइएगा। इसमें छेद इसीलिए है ताकि पानी ड्रेन हो जाए और जितना भी बचा हुआ खाना है वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाए। तो एक बार में ये फुल हो जाएगी। मेरे यहाँ तो इतना मैं किचन में नहीं रखती हूँ जूठन या जो भी एक्स्ट्रा खाना रहता है, पहले उसे एक्स्ट्रा निकाल लेती हूँ, पर फिर भी ना थोड़ा बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। तो यहाँ चाय पत्ती भी है, इसको भी आप इस तरीके से स्टैंड कर सकते हैं। रोटी है, सब्जी है, जो भी थोड़ा बहुत जूठन बच जाता है वो सारा का सारा आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। कुछ सेकंड के लिए बस आप इसे इस तरीके से रखिए, जितना एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा का सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। इसके बाद में आप इसे डस्टबिन में डाल सकते हैं। छोटा सा ऑर्गेनाइजर बना के बताया है पर ये आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप इसका अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो इसमें आप अपने किचन के जो बर्तन धोने का साबुन है वो भी रख सकते हैं ताकि वो भी ज़्यादा चिपचिपा ना हो और ज़्यादा गले नहीं। और इस तरीके से चाहे तो बर्तन स्क्रबर, ब्रश, बोतल, हैंड वॉश इसके अंदर आप आराम से रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। आप चाहें तो किचन की जितनी कटलेरी वगैरह है वो भी इसके अंदर रख सकते हैं। एक अलग से बोतल कट कर लीजिएगा। देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। एल्यूमिनियम फॉयल पेपर से आज हम बहुत अच्छी एक चीज बनाने वाले हैं। तो छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है और यहाँ मैं ले रही हूँ चाय पत्ती। आप ये जो चाय पत्ती देख रहे हो ना इसमें इलायची पाउडर मिक्स है। आप यहाँ पर इलायची पाउडर डालना बिल्कुल ना भूलें, एक अच्छी फ्रेग्रेंस के लिए। और जो चाय पत्ती है वो सारे बैड स्मेल को रिमूव करेगा। एक और चीज ऐड करनी है, ये है नमक। 3 चीजें मैंने ऐड करके बताई है आपको, चाय पत्ती, इलायची और नमक। तीनों को अच्छे से मिक्स कीजिएगा। एक बॉल हमें बनानी है। अभी चल रहा है मानसून का मौसम और अभी के मौसम में ना घर के हर कॉर्नर में से बैड स्मेल आना आम बात है। ऐसे ही एक और जगह हमारे घर में होती है वो है फ्रिज। तो इसकी बैड स्मेल हम हटाने वाले हैं। इस तरीके से बॉल बनाइएगा। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमने नमक और चाय पत्ती का यूज किया है तो इसमें ना बड़े बड़े छेद मत कीजिएगा, नहीं तो चाय पत्ती और जो नमक है वो बाहर आ जाएगा। बस सेफ्टी पिन लीजिए और इस तरीके से छोटे छोटे से छेद कर दीजिएगा ताकि इसके अंदर की जो खुशबू है वो भी बाहर आती रहे और फ्रिज के अंदर की जितनी बैड स्मेल है वो भी हट जाए। तो इस तरीके से आप चाहे तो 4-5 बॉल बना सकते हैं। आप इसे अलमीरा में भी यूज कर सकते हैं, बाथरूम में भी यूज कर सकते हैं, जूते वगैरह में भी यूज कर सकते हैं या इस तरीके से फ्रिज में भी यूज कर सकते हैं। फ्रिज में एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का एक और यूज है। आप चाहे तो नींबू और अदरक को कवर करके रख सकते हैं क्योंकि बहुत जल्दी से ना ये जो फ्रिज होता है अदरक और नींबू का जो मॉइस्चर है वो खत्म कर देता है और सख्त और ड्राई हो जाते हैं। तो आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर से इसको कवर करके भी रख सकते हैं। और ये जो बॉल बना के हमने रखी है 3-4 बना के आप फ्रिज में रख दीजिएगा। लेफ्ट ओवर फूड को आपको ढक के ही रखना है। खुला रखेंगे तो हमेशा बैड स्मेल बनी रहती है। कोशिश कीजिएगा ढक के रखिएगा और अगर फिर भी बैड स्मेल आती है तो आप इस एल्यूमिनियम फॉइल पेपर की बॉल बनाइएगा और 2 बॉल रख दीजिएगा। आप देखेंगे फ्रिज के अंदर जितनी भी बैड स्मेल है वो रिमूव हो जाएगी। छोटा सा हैक है, जरूर यूज करके देखिएगा। यहाँ मैंने एक तपेली ली है, थोड़ा सा मैंने पानी गर्म किया है और इसमें मैं 4 प्याज डाल रही हूँ क्योंकि एक बार सब्जी बनाने में हमारे यहाँ इतने प्याज का यूज होता है। आपके यहाँ ज्यादा प्याज का यूज होता है तो आप ज्यादा प्याज इसमें डाल सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि जैसे ही आप इस पानी के अंदर प्याज डालेंगे आप देखेंगे ये प्याज ना अपना कलर छोड़ने लग गया है। लगभग 10 मिनट मैंने इसमें छोड़ के रखा। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया इस प्याज को मैंने हटाया और देखिए इसका पानी का कलर बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब हम चाकू लेंगे और यहाँ प्याज की कटिंग करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ प्याज का छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है, पर इस तरीके से अगर आप पानी में डाल के रखेंगे तो इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। यहाँ हमने गर्म पानी का यूज किया है तो इससे प्याज को काटने की वजह से जो हमारी आंखों से आंसू आते हैं ना वो वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो प्याज काटना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जैसे ही प्याज का छिलका भी उतारे तो आंखों से भर भर कर आंसू आने लग जाते हैं। अगर आपको भी ये दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर पानी में प्याज को डाल के रखिएगा। यहाँ पर मैंने गर्म पानी का यूज किया है, आप चाहे तो ठंडे पानी का भी यूज कर सकते हैं। उससे भी प्याज के छिलके भी आराम से उतर जाते हैं और आंखों में आंसू नहीं आते हैं। गर्म पानी का इसलिए यूज किया है कि
ये जो छिलका है ना इसके अंदर में रहने दूंगी लगभग आधे घंटे के लिए। ये जो प्याज का छिलका है अपना पूरा कलर इसके अंदर छोड़ देगा। इस पानी का यूज करूंगी मैं फर्टिलाइजर की तरह अपने प्लांट में देने के लिए। ये एक इसका अलग ही उपयोग है, और चाहे तो आप इसे स्प्रे बोतल में डाल दीजिए और थोड़ा सा इसमें डेटॉल डाल के घर में स्प्रे कर सकते हैं छिपकली मच्छर मक्खी को भगाने के लिए, क्योंकि इसकी स्मेल इन कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अगला यूजफुल हैक मेरा बचे हुए नमक से जुड़ा हुआ है। तो मैंने ना कढ़ाई में केक को बेक किया था, तो ये नमक ना थोड़ा सा बच गया था। अब इस नमक का यूज नहीं हो रहा था, तो ऐसा नमक अगर आपके घर में है या कोई नमक खराब हो चुका है तो अक्सर हम उसे फेंक देते हैं, सोचते हैं क्या ही काम आएगा। तो देखिए इस नमक को कभी मत फेंकिएगा, ये आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। तो हमारे घर में इस तरह की कढ़ाई जरूर होती है जो कि स्पेशल लोहे की होती है। इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर तेल की चिकनाहट होती है। अब बर्तन के तेल की चिकनाहट को कैसे हम हटाएं, जो बर्तन लिक्विड से नहीं निकलती है, यहाँ मैं इसे नमक की मदद से निकाल के आपको बताऊंगी। ऐसा कोई बर्तन जो कि चिकना हो चुका है, धोने के बाद भी उसकी चिकनाहट नहीं निकल रही है, तो आप नमक लीजिए और डिशवॉश जेल या बर्तन धोने का साबुन जो भी आप यूज करते हैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिएगा। नॉर्मल स्क्रबर की ही आपको जरूरत होगी, और जैसे हम बर्तन को घिसते हैं आप घिसिए। आप देखेंगे इस बर्तन के ऊपर जो चिकनाहट है वो निकल जाती है। यहाँ मैंने लोहे का बर्तन यूज किया है, तो मैंने देखा कि इसके ऊपर की जो गंदगी थी, ये जो एक परत चिपक चुकी थी, वो परत भी आसानी से निकल गई। ये ट्रिक आप जरूर करके देखिएगा, कि अक्सर हम क्या करते हैं इस तरह के बर्तनों को साइड में हटा देते हैं, सोचते हैं हफ्ते के एंडिंग में या जब हमारे पास टाइम होगा तभी हम इस बर्तन को क्लीन करेंगे। ऐसे करते करते ये बर्तन पूरी तरीके से गंदे हो जाते हैं, फिर यूज करने का मन नहीं करता है। मैंने भी लगभग हफ्ते भर पहले इस कढ़ाई को यूज किया था। डेली इसमें तेल का काम होता है, यानी तेल की पूरियां छनती है, कुरकुरे है, चिप्स है, ये सब होता रहता है इसमें। तो इसमें ना काफी सारे तेल के दाग बन जाते हैं। अभी चिकनाहट को निकालने के लिए मैं नमक का यूज करती हूँ। एक बार आप भी करके देखिएगा, आपको बराबर रिजल्ट मिलेगा। जितनी चिकनाहट है वो हाथों हाथ ही क्लीन हो जाएगी। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अक्सर हम इसका यूज नहीं करते हैं, रद्दी में बेच देते हैं, पर इस बारिश के सीजन में आप न्यूज़पेपर को गलती से मत बेचिएगा। ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। घर की क्लीनिंग तो ये करता ही है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो मैंने काफी सारी वीडियो इससे पहले अपलोड कर रखी है, तो एक बार चैनल को विजिट कीजिएगा। मैंने यहाँ थोड़ा सा पेपर इस तरीके से फाड़ लिया है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ना छोटे छोटे से बॉल्स बनाऊंगी। आपने देखा होगा ये जो पेपर होता है ये अच्छे से मॉइस्चर को लॉक करता है, यानी कि जहां पे भी नमी है बारिश के सीजन में उस एरिया में आप इस तरीके से बॉल बना के रख दीजिएगा। आप देखेंगे वहां से नमी हट जाती है और जो सीलन वाली स्मेल आती है ना वो भी निकल जाती है। तो न्यूज़पेपर की बॉल्स बनाकर आप घर के कोने में या किसी भी ऐसी जगह रख सकते हैं जहां आपको लगती है कि सीलन की स्मेल आएगी। चलिए इस बॉल का एक यूज करके मैं आपको बता रही हूँ जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। इसके साथ ही कुछ प्याज ऐसा होता है जो पड़े पड़े खराब हो जाता है। देखिए मैंने भी इस टोकनी को हफ्ते भर पहले देखा था, इसमें एक प्याज है जो कि सड़ चुका है। तो कोशिश कीजिएगा हफ्ते 2 हफ्ते की गैप में आप प्याज को चेक करते रहें। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है कि हम इस तरह से कोई प्रोसेस को दोहराएं, तो आप ना एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं कि प्याज आपने जिस भी टोकनी वगैरह या जिस भी कंटेनर में रखा हो वो जालीदार हो, उसके साथ आप इस तरीके से बॉल्स बनाइए पेपर की और इसके बीच में रख दीजिएगा। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर को भी यूज करेंगे तो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप चाहे तो टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हैं, वो भी मॉइस्चर को लॉक करता है, पर जो न्यूज़पेपर होता है वो ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो आप इस तरीके की बॉल्स बनाइए और प्याज के बीच में रख दीजिएगा। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, मैं हर साल इस ट्रिक को यूज करती हूँ, क्योंकि अक्सर जब हम प्याज को बारिश के सीजन में रखते हैं तो अपने आप से ग्रो करने लग जाते हैं। यहाँ से आपको स्प्रिंग ऑनियन घर में बैठे ही मिल जाता है। तो देखिए 1-2 प्याज में होता है तो ठीक है, पर बहुत सारी क्वांटिटी में अगर प्याज है, मान लीजिए 10 केजी है, 20 केजी रखा हुआ है, तब दिक्कत हो जाती है और इस तरीके से प्याज भी ना सड़ने लग जाते हैं। तो आप ये बॉल्स वाली ट्रिक का जरूर यूज करके देखिएगा। हमारे घर में कुछ थर्माकोल के इस तरह के टुकड़े अक्सर बिखरे रहते हैं जिसका हम यूज नहीं करते हैं, सोचते हैं बेकार टुकड़े हैं, और ज्यादातर तो ये मुझे कचरे या डस्टबिन में ही नजर आते हैं, क्योंकि इसका कोई किसी तरीके से यूज करता ही नहीं है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पेट्रोल में इसे गला के आपको एक स्ट्रॉन्ग वाला फेविक्विक जैसा, या आप बोल सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग गम बना के मैंने आपको बताया था, जो कि चप्पल, जूते, पत्थर तक को चिपका देता है। तो कभी भी थर्माकोल के टुकड़े को मत फेंकिएगा। आप चाहे तो घर बैठे ही अच्छे से एक गम बना के रेडी कर सकते हैं, बस उसे किसी टाइट कंटेनर में भर के रखिएगा। यहाँ हमें डबल साइडेड टेप लेनी है
थर्माकोल के टुकड़े पे इस तरीके से लगा देनी है। आप किसी वॉल को आप डिसाइड कर लीजिएगा या किसी हाइडन जगह पे भी आप इसे लगा सकते हैं। तो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैंने फ्रंट वाली टाइल्स पे इसे लगा के दिखाया। इस तरीके से आप चिपकाएंगे, आराम से चिपक जाता है। जो कलर की हुई दीवार होती है उस पे मत लगाइएगा, नहीं तो डबल टिप के साथ ही कलर भी बाहर आ जाता है। टाइल्स वगैरह पे ही आप लगाइएगा। देखिए, हम महिलाओं के साथ जब भी हम क्लीनिंग करते हैं ना कुछ चीजें हमें जरूर मिलती है। जैसे आज मैंने सफाई करी तो मुझे 2 ऑल पिन मिली। अब इसे रखने के लिए मैं इसका कंटेनर ढूंढ रही थी, टाइम पे मिलता नहीं है, हम इधर उधर घर में ढूंढते रहते हैं। तो इस तरह की कोई भी छोटी चीज जो आपको क्लीनिंग के टाइम मिल रही है, जैसे कि ये ऑल पिन है, ये कील है, ये चीजें अक्सर हम महिलाओं को ना घर की क्लीनिंग करते वक्त मिलती है। कहीं गलती से गिर जाती है तो कहीं हमारे हाथों से रखने में आ जाती है। एक और चीज है जो हमें क्लीनिंग के टाइम पे मिलती है, वो है ये सेफ्टी पिन। टाइम पे तो ये हमें कभी नहीं मिलती है, पर हाँ, ये इधर उधर घर में जरूर हमें मिल जाती है। तो थर्माकोल के इस तरीके से 3-4 टुकड़ों को आप घर के कोने कोने में लगा दीजिएगा। हाइडन जगह पे लगाइएगा, किसी की नजर ना आए, सिर्फ आपको ही पता हो। और जब इस तरह की कोई भी छोटी तिकोनी चीज आपको मिलती है, आप इसमें लगा दीजिएगा। और मेरे घर में 2-3 शैतान बच्चे हैं जो कि इस तरीके के काम करते रहते हैं, चीजों को यूज करते हैं, फिर इधर उधर रख देते हैं। क्लीनिंग के टाइम ये मुझे मिलती है, तब मैं थर्माकोल के छोटे से टुकड़े का यूज करती हूँ और ये रखने में आसान होता है। अगला यूजफुल हैक मेरा मलाई से जुड़ा हुआ है। आप भी मलाई से घी बनाते हैं तो ये ट्रिक आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। देखिए, हर घर में मिक्सर का यूज नहीं किया जाता है, काफी सारे घरों में हाथों से ही मलाई निकाल जाती है। तो मैं भी चम्मच की मदद से ही मलाई निकालती हूँ। अगर आप भी इस ट्रिक का यूज करते हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जो चमचा है इसे आपने कंटिन्यू एक ही क्लॉकवाइज में चलाना है। बहुत बार हम क्या करते हैं, एक गलती हो जाती है, कभी एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं, कभी क्लॉकवाइज चलाते हैं। इससे क्या होता है कि मक्खन जल्दी नहीं निकलता है। निकलेगा तो तब भी जब आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घुमाएंगे ना, तब भी मक्खन तो निकल ही आएगा। पर एक ही साइड में जब आप कंटिन्यू चलाएंगे ना तो जल्दी निकलेगा। जो टाइम 10 मिनट का है वो 5 मिनट में ही आपका काम हो जाएगा। क्योंकि महिलाओं को अक्सर सबसे ज्यादा खुशी तभी होती है जब वो अपने हाथों से घी बनाती है, क्योंकि इस खुशी को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हम हमारे हाथों से घर पे ही बनाते हैं तो इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है। घी बनाते वक्त अक्सर एक दिक्कत होती है कि हम लोग ना दूसरे काम भी अटेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि घी बनाने के लिए हम खड़े हैं तो 15-20 मिनट का टाइम कंटिन्यू हम गैस के पास ही खड़े रहे। हम क्या करते हैं, इसके बीच में सोचते हैं दूसरा काम कर ले। अब इसमें क्या होता है कि घी है ये उफन के बाहर आ जाता है, क्योंकि इसमें बबल्स बनते रहते हैं। तब आप चम्मच का यूज कर सकते हैं। घी बनाते वक्त बीच में चम्मच डाल दीजिएगा। वैसे तो मैं यहाँ पे खड़ी ही हूँ, मैं घी बनाते वक्त कभी किचन में से नहीं जाती हूँ, तो अभी तो मैंने इसके अंदर चम्मच नहीं डाला है। आप चाहे तो चम्मच डाल सकते हैं। घी उफन के बाहर नहीं आता और तिड़कता भी बिल्कुल नहीं है। चाहे तो आप यहाँ चमचे को भी इसके अंदर डाल सकते हैं, इससे भी घी उफन के बाहर नहीं आता है। तो उम्मीद करती हूँ चम्मच और चमचे वाला दोनों ही ट्रिक आप यूज करेंगे जब भी आप घी बनाते हैं, क्योंकि घी बनाने की जो खुशी होती है वो किसी से कंपेयर नहीं की जा सकती। देखिए, हम महिलाएं ना घर में बहुत सारा काम करती है, दिन रात काम में लगी रहती है। कुछ ना कुछ इस तरीके के निशान हमारे हाथ में आ जाते हैं या कट वगैरह लग जाते हैं। आप ऐसे में क्या करें? अब खाना बनाने का काम हमारा रोज का ही होता है, तो यहाँ मुझे लगाना है आटा। आप चाहे तो यहाँ पर नमक ऐड कर सकते हैं अगर आपके यहाँ किया जाता है, नहीं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ मैं छलनी की मदद से आपको आटा लगा के बताने वाली हूँ। ये है प्लास्टिक की छलनी। इस तरह की छलनी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस तरह का स्टील वाला स्टैंडर या इस तरह की स्टील वाली छलनी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आटा लगाना पसंद नहीं होता है, हाथ चिपचिपे हो जाते हैं या किसी और कारण से वो आटा लगाना पसंद नहीं करते हैं, या हाथों में इस तरीके से कोई कट लगा हो, तब ये ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। यहाँ पर है मेरे पास स्टील वाली छलनी, इसकी मदद से मैं आपको आटा लगा के बताने वाली हूँ। आप यहाँ किसी स्पैचुला का भी यूज कर सकते हैं, पर आप देख सकते हैं इसकी जो पीछे वाली डिजाइन है इससे क्या है, आटा आर पार आराम से हो जाएगा, जिससे बीटर वगैरह होते हैं। आप यहाँ बीटर का भी यूज कर सकते हैं, मैंने छलनी का यूज करके आपको बताया है। थोड़ा थोड़ा हमने पानी डालना है। जब हम आटा लगाते हैं तो हमें इस बात का अंदाजा जरूर होता है कि कितना पानी डालना है। तो इतने आटे में लगभग मुझे 1 गिलास पानी लगा है। थोड़ा थोड़ा डालते जाइएगा, डिपेंड करता है आप आटा किस तरह का लगाते हैं। मुझे थोड़ा टाइट आटा लगाना पसंद है, बहुत पतला या कहते हैं लसी सा गीला आटा मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत ध्यान से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए जा रही हूँ और आटा लगा रही हूँ। इसके बाद में छलनी को पलट लीजिएगा, जहां से स्टैंड होता है उस वाले हिस्से से आप इसे मलना स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपको लगता है तो थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे लगाते जाइएगा, एकदम से पानी मत डालिएगा, नहीं तो आटा जो है वो बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से हल्के हल्के से बस आपने इसे
मलते जाना है। और देखिए आटा लग के रेडी हो चुका है। अब शुरू में जब हम आटा लगाते हैं ना, जैसे कि अभी मैं कंटिन्यू लगा के आपको दिखा रही हूँ, तो आटा कुछ इस तरीके से सख्त होता है और ये ठीक से ना मुलायम नहीं होता है। हर बार ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं चलने से करके बता रही हूँ। इसलिए यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा आटा है वो चले पहले निकाल लेते हैं। अब है ना, जब भी आप लगाते हैं कम से कम 5 मिनट का टाइम जरूर दीजिएगा आटे को रेस्ट करने के लिए। स्ट्रेनर में से हम आटा इस तरीके से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे चाहे तो आप हाथों की हेल्प लीजिए, नहीं तो आप यहाँ आटे को डायरेक्ट ढक के रख भी देंगे ना, तब भी ये आटा अच्छे से मुलायम हो जाता है। पर मैं थोड़ा सा हाथ यहाँ पे टच कर दी हूँ ताकि अच्छे से बाइंड हो सके। देखिए आटे को बस हल्का सा ही हाथ लगाया है मैंने, पूरा आटे गूंदने में बस इतना सा मैंने इसे हाथ लगाया है। अब इसे हम ढक के रख देंगे। 5 मिनट का टाइम दीजिएगा रेस्ट करने के लिए ताकि अच्छे से ये फर्मेट हो जाए। 5 मिनट तो आपको देना ही चाहिए। इसके बाद में हम इसे ढक देते हैं। 5 मिनट बाद चलिए इसे देखेंगे। आप अगर आटा लगाते हैं या आटा लगा के रख रहे हैं कि दोपहर में खाना बनाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे कुकिंग ऑयल लीजिए या फिर थोड़ा सा घी लीजिए, थोड़ा सा ही आपको लगेगा यहाँ पर। और इससे ना आप हल्के से आटे को मलेंगे तो आप देख सकते हैं ये आटा वैसे ही बिल्कुल सॉफ्ट होगा जैसे कि हम हाथों से लगाते हैं। छोटा सा हैक है, इमरजेंसी में आपके काम आएगा, आप इसे जरूर यूज करके देखिएगा। मैं आपको आटा मल के यहाँ दिखा रही हूँ। फाइनली ये जो आटा है बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी है और जैसा मैं नॉर्मल आटा लगाती हूँ वैसे ही आटा लगा है। आप बिगनर हैं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है आटा लगाना या हाथ में किसी तरह का कोई कट लग चुका है, तो इस ट्रिक को यूज करके देखिएगा। अब मैं आपको आटा दिखाती हूँ। ये देखिए आटा बहुत अच्छे से मुलायम और सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं आटा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लगा है। इसी तरीके से आप आसानी से आटा लगा सकते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा कपड़ों से जुड़ा हुआ है। देखिए कपड़े को हम अगर ठीक से ऑर्गेनाइज ना करके रखें ना, तो ये पूरे घर को उलट पुलट करके रख देता है, यानी पूरे घर में कपड़े आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ आपको किचन डस्टर के लिए करके बता रही हूँ। इस तरह के बॉक्स घर में हमारे होते ही हैं जब भी हम ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, तो इन बॉक्स को मत फेंकिएगा। अभी मैं आपको जो बता रही हूँ किचन डस्टर को अरेंज करने का ट्रिक बता रही हूँ। तो यहाँ की जो किचन डस्टर है मैं इन्हें इस तरीके से रोल कर रही हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं। किचन डस्टर को अगर हम ठीक से ऑर्गेनाइज करके ना रखें तो इससे जो हमारा किचन है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं दिखता है। सब दूर ऐसा लगता है जैसे क्लटर फैला हुआ है। तो आप ना इस तरीके से किचन डस्टर को छोटे से बॉक्स में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े टॉवल है वो तो मैंने रख दिए हैं और यहाँ पे छोटे छोटे और मेरे पास डस्टर है, इनका भी मैं यूज करती हूँ किचन में। इनके भी इस तरीके से छोटे छोटे रोल कर लूंगी। ये रोटी रखने के लिए है, कुछ क्लीनिंग के लिए है, तो कुछ डब्बों को वाइप करने के लिए है। इस तरीके से अलग अलग मैं यहाँ पर डस्टर का यूज करती हूँ। कुछ हैंकी है जो कि खराब हो चुके हैं, जिसे मेरे बच्चे यूज नहीं करते हैं, तो इनका भी मैंने किचन में यूज किया है। और इस तरीके से छोटे छोटे आप रोल करके रखेंगे ना, जरूरी नहीं है आप ये किचन के लिए करें। आप चाहे तो बच्चों के जो डेली यूज वाले हैंकी है, सॉक्स है, कपड़े हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं, उस तरीके से अगर आप रोल करके एक छोटे से कंटेनर या बॉक्स में रखेंगे तो कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज होंगे और बहुत कम जगह में बैठ जाएंगे। और अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारी जगह है। मैंने थोड़े से कपड़े और इसके अंदर डाल दिए हैं। ये देखिए आराम से आप इस तरह के कंटेनर या बॉक्स का यूज कर सकते हैं और ज्यादातर कपड़े इसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज होंगे। एक टाइम पे एक ही कपड़ा बाहर आएगा।